तो हाँ जी, की हाल चाल, वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब तो व्यस्त होंगे ही होंगे, जो बच्चा व्यस्त नहीं है उसका एग्जाम, उसका रिजल्ट वेस्ट हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि टाइम 1 महीना, लगभग 1 मंथ बचा है, समझे ना। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बाबू लोग, उस क्वेश्चन को ना अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 जो, इस वीडियो का पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हैं आप लोग, बताइए। कहाँ रहते हैं, कहाँ घूम रहे हैं आप लोग? जल्दी से पार्ट 1 को देखिए, ठीक है। जल्दी से पार्ट 1 को देखिए। सारा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सारा क्वेश्चन जो है ना, सब सारा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, जाकर देख लीजिए ऊपर में, ठीक है। सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक। वीडियो जाके देखिए, ठीक है। 100 तक है, 50 तक मैंने करवाया था। ऐसे आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 120 दिन होता है, ठीक है। पूरा मैंने करवाया था। 51 से हम करवाएंगे, और बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। छोटा सा वीडियो, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, फटाफट देखिए रिवीजन के तौर पर, ठीक है। चलनी नलिकाएँ पाई जाती है, तो बताइए चलनी नलिकाएँ किस में पाई जाती है? जाइलम या फ्लोएम में? जाइलम या फ्लोएम में? तो भैया चलनी नलिकाएँ पाई जाती है फ्लोएम में। किस में पाई जाती है, जल्दी बताइए। चलनी नलिकाएँ पाई जाती है फ्लोएम में, बताइए, ठीक है। एक चीज़ आप मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो होता है ना जाइलम, यहाँ आते एग्जाम में कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम, जल से जाइलम, जल से जल। जल को पेड़ पौधों में संवहन करता है, ठीक है। और यह एक दिशीय होता है, जड़ से लेके पूरा पत्ती तक पहुंचाएगा, पत्ती से वही जड़ तक नहीं लेगा। तो जल से जैलम, जल से जल का संवहन करता है, ठीक है। यह एक दिशीय होता है, ठीक है। जाइलम इसकी कोशिका, जाइलम की कोशिका मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। फ्लोएम क्या द्विदिशीय होती है, द्विदिशीय होती है। आता है जाइलम फ्लोएम में अंतर आता है, ठीक है। जाइलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? जाइलम को हिंदी में बोलते हैं दारू। क्या बोलते हैं? अरे पीने वाला दारू नहीं भाई, हिंदी में बोलते हैं दारू। अब फ्लोएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, बताइए। फ्लोएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्लोएम को हिंदी में बोलते हैं क्या, बताइए। वास्ट बोलते हैं, वास्ट। क्या बोलते हैं? वास्ट बोलते हैं। चलिए यहाँ से इतना सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक बाबू। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। हृदय में बेसमों का शीतलन कहलाता है, तो डायस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है? डायस्टोल। और बता रहे हैं हृदय जो होता है ना, हृदय में कितने कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठक। महाभिव्ययी प्रश्न है, महाभिव्ययी प्रश्न है। सारा प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है। रक्तचाप क्या होता है? 120/mm में जे होता है। डायस्टोल बटा, है ना, क्या होता है? 120/80 mmHg, है ना। ये होता है धमनी का, ये धमनी का स्पीड होता है, ये होता है सीरा का स्पीड होता है, ठीक है, हमारे नस में, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा। ये बोला ना 53 में बोला है बाबू, 53 में बोला है, क्या बोला है यहाँ पे? बोला मोस्ट मानव गुर्दे का, यानी मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? गुर्दे यानी किडनी का आकार कैसा होता है, बताइए। सीम के बीच कैसा होता है? क्या? सीम के बीच कैसा होता है? सीम की बीच कैसा होता है, ठीक है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? सीम के बीच के जैसा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न में आइएगा। अच्छा, गुर्दे का वजन कितना होता है? लगभग 140 ग्राम होता है। कितना होता है? लगभग 140 ग्राम होता है, 140 ग्राम, ठीक, 140 ग्राम होता है। आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न में आइए, अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न में क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना क्या कहलाती है? नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना क्या कहलाती है? प्याले जैसी रचना क्या कहलाती है? आप लोग देखे होंगे चित्र ऐसा रहता, कुछ पारा हुआ चित्र ऐसा कुछ रहता, पारा हुआ ऐसा रहता, पारा हुआ, आप देखे होंगे। यहाँ में जो प्याले जैसी रचना क्या कहलाती है? प्याले जैसी रचना क्या कहते हैं? बोमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट बोलते हैं, ठीक है, बोमेन संपुट बोलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न में आइएगा। बोला है ना, अगला प्रश्न बोला है कि मनुष्य में कौन सी उत्सर्जी अंग नहीं है? तो फेफड़ा उत्सर्जी अंग है, यकृत उत्सर्जी अंग है, वृक्क उत्सर्जी अंग है, लेकिन अग्नाशय जो है ना, अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। अग्नाशय जो है ना बाबू, उत्सर्जी अंग नहीं है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा कि अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है, ठीक, अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। चलिए 56वां प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है बबूल के पौधों से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? देखिए पेड़ पौधा में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन सा होता है ना? उत्सर्जी पदार्थ टैनिन, गोंद, रेजिन, लेटेक्स सब होता है। कई बार क्वेश्चन है इस प्रकार आया हुआ कि पौधे में उत्सर्जी अंग है, ए में टैनिन रहेगा, बी में गोंद रहेगा, सी में रेजिन रहेगा, है ना, डी में इनमें से सभी रहेगा। तो मारिएगा क्या आंसर? मारिएगा इनमें से सभी मारिएगा। तो बोला है बबूल ना, बोला है तो बबूल है, तो भैया बबूल वाला कौन हो जाएगा, बताइए? गोंद हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न में आइएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला है ना कि मानव का मस्तिष्क ब्रेन का वजन कितना होता है? औसतम होता है, देखिए औसतम 1.4 kg, लगभग 1400 ग्राम, लगभग 1400 ग्राम होता है, ठीक है। और महिलाओं में क्या होता है ना, 50 ग्राम वजन कम होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
कि 100 ग्राम वजन कम होता है, जो बताइए भाई, कमेंट करके बताइएगा कि लड़कियों में 100 ग्राम वजन दिमाग में कम होता है, वो होता है कहाँ पे, पहले बता दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कल मैंने बताया था, पहला पार्ट में बताया था यकृत का वजन कितना होता है, है ना, यकृत यानी लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है, 5 kg। अभी मैंने बताया था किडनी यानी गुर्दे का वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है, 140 ग्राम होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न में आइएगा। कि बोला अगला प्रश्न बोला तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र का क्या कहलाएगा? न्यूरॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूरॉन कहलाएगा। यहाँ पे सिर्फ रहेगा ना ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। एकदम याद रखिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न इसमें सारा है। अगला प्रश्न आइएगा। अगला प्रश्न बोला, सब पूछा गया प्रश्न बाबू, बोला है शरीर का संतुलन, ये बोला है ना, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है बताइएगा? सेरिब्रम, कौन है ना, क्रेनियल सेरिब्रम, है ना, मस्तिष्क स्टेप, है ना। टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट, इसका आंसर कौन हो जाएगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम हो जाएगा। मस्तिष्क का शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा, किसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बताइएगा। मेरु रज्जु निकलता है, बताइए, मेरु रज्जु निकलता है, कहाँ से निकलता है? तो मेरु रज्जु निकलता है मेडुला से। कहाँ से निकलता है? मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है। अगला बात में आइएगा। फिर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती चाप कहाँ से? जैसे प्रत्यावर्ती चाप होता है ना, जो अचानक भैया कोई चीज़, जैसे कहीं पे कोई गर्म चीज़ छुए ना, तापमान वाला चीज़ छुए, अपने आप हाथ हट जाता है, तो मेरु रज्जु प्रत्यावर्ती चाप ही करता है ऐसा। समझ आ रहा है? प्रत्यावर्ती चाप के कार्य में ऐसा होता है। जैसे काटा, पैर में काटा गड़ा, अपने आप पैर उठ गया, तो क्या करता है? प्रत्यावर्ती चाप ही करता है ऐसा, समझे ना। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं और गाड़ी कोई आ गया, है ना, आग पे सामने आ गया, तो अचानक ब्रेक मारना, बाइक का ब्रेक मारना, इसमें क्या होता है? प्रत्यावर्ती चाप ही नियंत्रण करता है, प्रत्यावर्ती चाप के द्वारा ही होता है, समझे ना। तो बोला प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु बन गया ना। अगला प्रश्न में बाबू, अगला प्रश्न में 2, चलिए 62 नंबर प्रश्न की, बोलो, 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न में की बोला, फटाफट मैं करता हूँ, फटाफट। बोला है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। आपको पता है कि रक्त 2 भाग में बांटा गया है, ठोस भाग और तरल भाग में, है ना। ठोस भाग वाला क्या होता है? ठोस भाग को भैया ठोस भाग और तरल भाग, समझ में आ रहा है? तो रक्त अपने आप में कितना 55%, पूरे आयतन के हिसाब से कितना होता है? 55% ये होता है, समझ में आ रहा है? RBC WBC प्लेटलेट्स होता है 45, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा, समझे ना। तो अब जो क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि प्लाज्मा में पानी यानी रक्त पानी कितना प्रतिशत पाया जाता है? 90% पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला प्रश्न में आइएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत मजा आएगा। कुछ जानवर चुगाली करते हैं। क्या करते? जुगाली करते हैं। आप लोग देखे होंगे पघराना, हम लोग को देहाती भाषा में कि पाघुर करता है ना। जब पाघुर करता है ना भाई, जब चुगाली करता है, उसमें कौन सा गैस निकलता है बताइएगा? मीथेन निकलता है। कौन गैस निकलता है बाबू? मीथेन। ठीक है, सड़ा हुआ घास में, धान की खेती में, कोयला के खदान में बायोगैस का मुँह घटक, है ना, गोबर गैस का मुँह घटक, इस समय क्या होता है बता? इसको मार्स गैस भी बोला जाता है, फायर डैम गैस भी बोला जाता है। ठीक है, इसको मीथेन को ही बोलते हैं। CH4 फॉर्मूला होता है, CH4 होता है। ठीक है, एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का समूह है, समूह एल्केन का है। ठीक है, क्योंकि दुगुना से 2 अधिक, दुगुना से 2 अधिक, आगे मिलेगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो बोल रहा है भैया कि कुछ जानवर चुगाली करते हैं। क्यों करते हैं? भोजन के पचाने के लिए करते हैं, समझे ना। वो जल्दी जल्दी खा लेंगे, फिर भैया खा लेंगे, उसके बाद, है ना, सो भी रहे, अब मुँह चल भी रहा है, सो भी रहे, मुँह चल भी रहा है। ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन की लिखा, ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक होता है? बोल रहे हैं ना, बहुत सारा पादप हार्मोन होता है। ऑक्सीजन होता है, जिबरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक होता है ना, इथीन होता है ना जी। तो बोल रहे ऑक्सीजन जो होता है ना, वृद्धि हार्मोन है। क्या है? वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, अगला प्रश्न आइएगा। बोला है बाबू, बोला है आवेग उत्पन्न करने वाले कारक कौन सा है? तो उद्दीपन है। कौन है? आवेग उत्पन्न करने वाली कारक कौन है? उद्दीपन है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नशीले पदार्थ का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो अनुमस्तिष्क में होता है। कौन मस्तिष्क में होता है?
अनुमस्तिष्क में। नशीले पदार्थों का सबसे क्या बोला है, नशीले पदार्थों का सबसे अधिक प्रभाव कौन सा मस्तिष्क करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, अगला अगला में आइएगा। अगला, जनन कितने प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार का होता है बताइएगा। जनन भैया 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, एगो अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन उसे कहते हैं जो नर मादा जिसमें भाग लेता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन इसमें केवल एक व्यक्ति भाग लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न आइएगा। बोला है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। देखिए, मादा में क्या पाया जाता है, अंडाणु। ठीक है, नर में क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है। जिस जगह ये दोनों भैया मिलता है ना, उसे क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। नहीं भैया क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न आइएगा। अगला प्रश्न में क्या बोला है बाबू, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बताइएगा। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्या है, साग सब्जियों का विघटित होकर, है ना, विघटित होकर कंपोस्ट में बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। भी क्वेश्चन आया बाबू। अगला प्रश्न आइएगा। बोला है उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। तो अपचयन में क्या होगा, अपचयन में है ना, ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन का योग होता था, उसमें क्या ऑक्सीजन का वियोग होगा। योग मतलब जुटना, वियोग मतलब टूटना। हाइड्रोजन का वियोग होता है तो उसमें ऑक्सीजन का है ना, उसमें इसमें वियोग हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन का योग होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। इनमें से इस सभी होता है, क्या होता है, ये सभी होता है। दोनों क्रिया मैंने बताया, ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। इनमें से सभी होता है, इनमें से सभी होता है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आइएगा। आइए कि बोला है क्वेश्चन, खाना बनाने वाले प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, प्रयुक्त यानी LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक कौन है। मुख्य कैसे, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन है, लेकिन इसमें है कौन, ब्यूटेन है। प्रोपेन तो है दिया हो, लेकिन मुख्य घटक कौन है, तो ब्यूटेन मारेंगे। रहेगा दोनों ऐसे प्लस करके, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन रहेगा, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन ही रहेगा, तो मारेंगे दोनों, मारेंगे ब्यूटेन प्लस प्रोपेन वाला मारेंगे। ठीक है ना। CNG का मुख्य घटक कौन है, CNG का मुख्य घटक कौन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, है ना, मीथेन है। कौन बता चुके मीथेन के बारे में, CNG का कौन है, मीथेन, CH4 है। ठीक है, गोबर गैस का भी मीथेन है, बायोगैस का भी मीथेन है, मुख्य घटक है। समझ में आया। LPG का ब्यूटेन प्लस प्रोपेन है। CNG का कौन है भाई, CNG का भैया मीथेन है। अगला प्रश्न आइएगा। अगला प्रश्न कौन बोला बताइएगा। अगला प्रश्न बोला बाबू 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। इसमें सूत्र दिया है ना, सिल्वर नाइट्रेट का। कौन, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ठीक है, ये बोला है ना, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कौन है इसमें, तो देखिए दोनों तरफ संतुलित मतलब सिंपल सी बात, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो देख लीजिए, इसमें नाइट्रोजन का एगो है, इसमें नाइट्रोजन क्या है, 2 है ना, नाइट्रोजन, सॉरी देखिए नाइट्रोजन का एगो है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ है। देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, देखिएगा एक नाइट्रोजन यहाँ हुआ, एक नाइट्रोजन यहाँ, 2 नाइट्रोजन 2 यहाँ, नाइट्रोजन क्लियर। हाइड्रोजन में देखिएगा, हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लियर। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 गो है, इसके आगे 2 लगा हुआ ना ऑक्सीजन के आगे, तो भैया क्या हो गया, यानी सब का सब इसमें क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी में सब के सब बराबर हो गया। समझे ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अगर नहीं समझ में आता तो बोलिएगा सर मैं बड़ा वीडियो बना के दे दूंगा बनाने के लिए, क्योंकि 5 नंबर के कभी कभी आ जाता है कि संतुलित कीजिए, 5 क्वेश्चन दे देगा, समीकरण संतुलित करना रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला बाबू, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका बीएच मान क्या होगा। तो पहले समझिए क्या बोलना चाह रहा है। क्या बोला, लाल को नीला, तो है ना छा, ट्रिक है, छा लानी, क्या है, छा लानी, यानी छा रहेगा ना तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। और अम्ल रहेगा तो अनीला, अम्ल रहेगा तो क्या, अनीला, अम्ल रहेगा नीला को लाल करता है। ठीक है, तो अम्ल के बीच में क्या होगा बाबू, 7 से कम होगा, क्षार के बीच में क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो क्या बोला यहाँ पे, देखिए बोला है लाल को नीला, तो छा लानी यानी क्षार है, क्षार का भैया 7 से अधिक होता है, सब कम है, सब कम। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन बोला बाबू, अगला क्वेश्चन बोला है कि एक्वारेजिया यानी रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। या ऑप्शन में कन्फर्म करके पूछता है, एक्वारेजिया मिश्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। तो बच्चा जानते कैसे मारते हैं क्वेश्चन को, इससे गलती मार देता है कि भैया एक पूरा हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पूरा 3 गो 1:3, यहीं पे गया बोरा में, यहीं पे
गया बोरा में, ऑप्शन ई भी तुम्हें दिखता है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि गलती है, जो कि गलती। उल्टा अगर पूछता ना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात हो, भाई ऑप्शन नंबर बी मारते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, गलती हो गया, समझे। यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तीन अनुपात में होता है, 3:1 में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। इधर यहाँ पे तो क्वेश्चन है, वो पूछता है जल में बताइए हाइड्रोजन और, जो जल में होता है, जल का सूत्र होता है ना, क्या होता है, H2 होता है, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताइए, तो हाइड्रोजन में 2 है, ऑक्सीजन में 1 है, तो 1:2:1 हो गया। अगला प्रश्न आएगा, बोल रहा है अगला प्रश्न में, सिरका, क्या बोल रहा है, सिरका, सिरका जो अचार बनाने प्रयुक्त में लाया जाता है, निम्नलिखित में से क्या है। तो बोल रहा है इसमें क्या है बताइए, 5 से 10% एसिटिक अम्ल, 5 से 10% एसिटिक अम्ल है ना। ऐसे भी भैया बताइए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा, अगर मान के चलिए कि जैसे मधुमक्खी के डंक जो होता है ना, उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसका आईपीसी नेम है, ठीक है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार यानी ठीक करना लाभदायक है, बताइएगा। बेकिंग सोडा, ये टू द पॉइंट बताते हैं, देखिए है ना, बेकिंग सोडा लगाइएगा ना, तो क्या होगा, मधुमक्खी के डंक हमारे चींटी के डंक रहेगा, तो फॉर्मिक अम्ल जो पाया जाता है उसमें हमें ठीक राहत मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बेकिंग सोडा का सूत्र जानते हैं आप लोग, NaSCO3, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। धोबियस और प्लास्टिक पेरिस का सूत्र सब मिलेगा आगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, एंटासिड, क्या बोलते हैं, एंटासिड का। अगला क्वेश्चन में आइएगा, अगला क्वेश्चन में बोला बाबू, अगला क्वेश्चन बोला है, इन बोला अगला क्वेश्चन कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। आदि कर लीजिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे, ठीक। अगला प्रश्न आइएगा, और तो पता आप लोग को है, क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है, अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, और लवण बोले नमक का पीएच 7 होता है, यानी उदासीन होता है ना। नींबू का पीएच मान, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाए लचोटी में 2.4, ठीक है, रक्त 7.4, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम, 5.6 से कम याद रखिएगा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारक कौन है, SO2 के कारण ही अम्ल वर्षा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न में आइएगा C81, आप लोग बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, बहुत ही जल्दी, बस 2 मिनट आप लोग वेट कीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए, वेट क्या करना, 2 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है, देखिए Na2CO3 10H2O है ना, सोडियम जहाँ रहे वहाँ पे 10H2O रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आया। अगला यानी भैया था क्या था, धोवन सोडा का सूत्र था, समझे ना। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एल्युमिनियम पर चढ़ा है ना, तो ए से एल्युमिनियम, ए से एनोडीकरण, ए से एल्युमिनियम, ए से एनोडीकरण, समझ में, ए से एल्युमिनियम, ए से एनोडीकरण का। अगर लोहा पर भाई जस्ता पर चढ़ाएंगे तो जस्तीकरण कहलाएगा या गैल्वेनीकरण कहलाएगा। अगला प्रश्न आइएगा, ठीक है। जब लिटमस विलयन में ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता, तब विलयन का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है, सिंपल सी बात, बैंगनी होगा। अगला प्रश्न आइएगा, बोला है बाबू, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो कि निम्न किससे निकाला जाता है, तो लाइकन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, लाइकन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, लाइकन से निकाला जाता है। इस समय याद कर लीजिए क्वेश्चन, क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आइएगा, कि बोला है, ये क्वेश्चन जानबूझ कर मैं लिया हूँ, कई बार एग्जाम में आया है, समझे। बोला है ना, NaOH है, अम्ल है, क्षार है, लवण है। पहले समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। अंत में क्या रहेगा, अंत में रहेगा ना OH, अंत में रहेगा OH तो रहेगा क्षार, अंत में OH रहेगा तो क्षार, अंत में OH रहेगा तो क्षार, अंत में OH रहेगा तो क्षार, और शुरू में H रहेगा तो अम्ल, शुरू में H रहेगा तो अम्ल, शुरू में H रहेगा तो अम्ल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Cl है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 शुरू में है ना, शुरू में H दिख रहा है। बात समझ में आओ, क्षार वाला आपको बताता हूँ, क्षार वाला आपको बताते हैं। ये बोलो लास्ट में OH, देखिए NaOH हो गया, क्षार हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, होता KOH, कास्टिक पोटास, OH लास्ट में है ना, ये लिखेंगे मिल्क ऑफ इंग्लिश MgOH का होल 2, MgOH का होल 2, अंत में दिख रहा है OH है ना जी, LiOH लास्ट में OH दिख रहा है ना,
और बताएं, है ना। बुझाओ चूना CaOH का होल 2, लास्ट में OH दिख रहा है ना, OH। बात समझ में आया। यानी शुरू में रहेगा H तो अम्ल, अंत में रहेगा OH तो क्या क्या मारिएगा, क्षार। तो ऑप्शन नंबर कौन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आया। अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न आएगा बाबू, क्या बोले विरंजक चूर्ण का सही सूत्र है। तो बोलिए कौन सा है भाई विरंजक चूर्ण, भैया क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2 दे गलती मार दिए ना, CaOCl2 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आइएगा, अगला की बोला बताइएगा। अगला बोला छोटू निम्न में से किसका कौन सा कार्बन का प्रूफ है। तो ग्रेफाइट भी होता है, इससे पेंसिल बनाया जाता है, पेंसिल का जो काला वाला भाग होता है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है ना। बंग मिस्टर फ्लोरीन होता है, समझ में आ रहा है। इसका आकार फुटबॉल के जैसा होता है। इसका संकेत C60 होता है। इसमें कई गो कार्बन होता है, 60 गो कार्बन होता है। तो इनमें कार्बन का प्रूफ कौन हो गया, यानी इनमें से सभी हो गया, इनमें से सभी हो गया। याद रखिएगा जितना चीज़ मैंने बताया। हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है, वो याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर में आया है। 88 नंबर बोला छोटू, क्या बोला है, CnH2n। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन होता है। CnH2n रहेगा तो एल्कीन मारिएगा, CnH2n H2n+2 रहेगा अंदर, एल्केन मारिएगा। CnH2n रहेगा तो एल्कीन मारिएगा, और CnH2n-2 रहेगा तो एल्काइन। सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, बता दिए ठीक है। कौन हो गया, बी हो गया, एल्केन CnH2n+2 माइनस है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, CnH2n-2 कीजिएगा तो एल्काइन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। 89वें प्रश्न में आया कि बोला हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। पहले हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, उस नामे है भैया हाइड्रोजन प्लस कार्बन से, हाइड्रोजन प्लस कार्बन के संयोग से बने यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, वो संतृप्त वो असंतृप्त होता है। संतृप्त में आता है एल्केन आता है, मीथेन एथेन प्रोपेन बोरो है ना, ब्यूटेन है ना, ये सब आता है, ठीक है। और एल्काइन में आता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक बंधन होता है। उसमें कार्बन असंतृप्त में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंधन या 3 बंधन होता है, याद रखिएगा ठीक। तो कौन आज संतृप्त में बोला है, तो दुगुना से दुगुना सिर्फ तो C2H4 एल्केन है। एल्केन एल्की दुगुना से 2 अधिक है ना, इथेन है, ये ब्यूटेन है, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा बहुत भैया गलती हो जाती है लेकिन सुधार देते हैं, कोई बात नहीं। बताइए कोई और क्वेश्चन का आंसर अगर गलती होगा तो बताइएगा, है ना, मैं उसका करेक्ट करने का कोशिश करूँगा। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, समायवी कहलाते हैं, समायवी कहलाते हैं। अगला प्रश्न आइएगा, बोला छोटू अगला प्रश्न बोला है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने बंध होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन लिए H2 लिखिए, है ना, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, यानी भैया एक परमाणु होता है, क्या होता है, एक परमाणु होता है, क्या होता है, एक परमाणु। यहाँ से दूसरी चीज़ बताता हूँ, हाइड्रोजन परमाणु के बीच में कितना बंधन होता है, आबंध होता है, बंधन बोले चाहे आबंध बोलिए, एक होता है। यहाँ पे मैं ऑक्सीजन बताऊँगा, तो ऑक्सीजन क्या होता है, 2 बंध होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 बंध। नाइट्रोजन में ट्रिपल बंध होता है, नाइट्रोजन में 3 बंधन होता है, ऑक्सीजन में 2 बंधन होता है। सब क्वेश्चन पूछा गया है, नाइट्रोजन में 3 बंधन, ऑक्सीजन में 2 बंधन, हाइड्रोजन में 1 बंधन। अगला प्रश्न आएगा सरलतम हाइड्रोकार्बन है, बता दें सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन है, CH4 होता है। क्या होता है फार्मूला, CH4। बहुत बार इसको बता चुके हैं, है ना, बहुत बार बता चुके, इसलिए नहीं बताएंगे, आगे बढ़ेंगे बाबू, ठीक है। CH बोला है ना, आगे आगे जो है ना लगा हुआ, इसमें आगे कुछ जुटेगा, कार्बन हाइड्रोजन जुटेगा। तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, जानता है। एल्डिहाइड होता है, किसका होता है, एल्डिहाइड का। OH होता है अल्कोहल का, OH किसका होता है, एल्कोहल का होता है, समझे ना, है ना। बात समझ में आया। अगला प्रश्न में आइएगा, एल्केन्स आ गया ना, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 ऑप्शन नंबर ए। एल्कीन CnH2n-2 है ना, और क्या होता है CnH2n- CnH2n सिर्फ CnH2n एल्कीन होगा, CnH2n-2 होगा एल्काइन होगा, ये वही होगा एल्कील होगा, क्या होगा, एल्कील होगा, CnH2n-1 एल्कील होगा। महाभिव्याय प्रश्न है, याद मात कर लीजिएगा छोटू, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रोपेनॉन में उपस्थित क्रियाशील समूह है, प्रोपेनॉन में उपस्थित क्रियाशील समूह है, नॉन ओन कीटोन CO एल्डिहाइड एंड अल्कोहल क्या बोलते हैं, अम्ल है। कौन है, कौन सा अम्ल बताइएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी को बताइए कौन सा अम्ल है, किसका है, अम्ल का है लेकिन कौन सा अम्ल बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में आइएगा,
कि बोला है 1 पिकोमीटर बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है। नैनो न से नैनो न से नो, न से नैनो न से नो, है ना, कि नैनोमीटर 10⁻9 मीटर होता है। मैक्रो आता है 10⁻6 आता है, मैक्रो में 10⁻6 होता है। एंगस्ट्रॉम ये भी आता है एग्जाम में, एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। फिर से बता दूँ, फिर से छोटू, फिर से सुनिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिको 10⁻12, नैन से नैनो न से नो 10⁻9, एंगस्ट्रॉम 10⁻10, है ना, माइक्रोमीटर 10⁻6 है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए 4 प्रश्न और है, 4 प्रश्न और फटाफट देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं छोटू, फटाफट। निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय मतलब अक्रिय गैस, जो किसी से क्रिया नहीं कर सकता है। वर्ग 18 में रहता है, वर्ग 18 में, पीरियोडिक टेबल में वर्ग में 18 रहता है ना। इसके बाद इसको बोला शून्यमा वर्ग भी बोला जाता है, शून्यमा वर्ग भी बोला जाता है, याद कर लीजिए, शून्यमा वर्ग भी बोला जाता है। ठीक है, शून्यमा वर्ग भी बोला जाता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 0 है ना, बाह्यतम कक्षा में 0 है ना, 0 भैया इलेक्ट्रॉन होता है, 0 इलेक्ट्रॉन होता है, समझे ना, इसलिए शून्यमा बोला जाता है, शून्यमा वर्ग। हाइड्रो है ना, हीलियम को छोड़ के, हीलियम नियोन आर्गन प्लूटोनियम ज़ीरोनियम, इसमें क्या अक्रिय गैस है। अक्रिय बोले तो निष्क्रिय है ना। इसमें ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आया, अगला प्रश्न में बोला छोटू, बोला अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मार्क कर लीजिए न, है ना। संगीत के अक्षर पर सा रे गा मा पा धा नि सा, बोला ना, पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से समान मिलेगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम है, समझ में आया, बात समझ में आया ना। न्यूलैंड का अष्टक नियम ये बोला है। आएगा डोबेरेनर का त्रिक नियम, त्रिक नियम किसने दिया है, त्रिक नियम किसने दिया है, डोबेरेनर दे दिया है ना। मेंडलीव का आवर्त सारणी, मेंडलीव का आवर्त सारणी, है ना जी, समझ में आया। परमाणु का खोज डाल्टन ने किया था, बताइएगा थोड़ा जरा। इक्वेशन कई बार आया है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना 2 8 17, यानी जोड़ लीजिए 8 2 10 और 7 17, 8 2 10 और 7 17, है ना। तो इस तत्व की परमाणु संख्या होगी तो भाई 17 क्लोरीन होगी। इक्वेशन में देखिए आता है ना, आता अगर 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 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो उसका संयोजकता वही हो जाएगा, वैलेंसी वही हो जाएगा। अगर 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 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद 5 6 7 आ जाए, 5 6 7 आएगा ना, तो 8 में से माइनस बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ढेर 7 है लास्ट में। तो भैया इसका पूछता हमेशा आता है एग्जाम में कि है ना, क्लोरीन का बताइएगा, क्लोरीन का बताइए संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। जैसे सोडियम बुलाता है, सोडियम क्या होता है, Na11 होता है, Na11 होता है ना, 8 2 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 10 1 11, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम का 8 2 10 क्या होगा, मैग्नीशियम Mg12 होता है ना, मैग्नीशियम Mg12 8 2 10 10 2 12, की बोले बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, अब कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, बाहरी कक्षा को छोड़ को। ठीक है, आइएगा आइएगा आइएगा। लगता प्रश्न खत्म हो गया क्या, 99 नहीं, बहुत सारा प्रश्न बाबू, बहुत सारा प्रश्न है, 102 प्रश्न है, करवा देता हूँ फटाक से, चलेगा। अगला प्रश्न की बोला, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है, वर्गों की संख्या कितना 18 है। आवर्त पूछेगा तो भैया क्या बताइएगा, 7 बताइएगा, आवर्त पूछेगा तो 7 बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोला है कि आवर्त सारणी में वर्ग 2 के घनत्व कहलाते हैं, है ना, मृदा क्षारीय, क्या कहलाएंगे, मृदा क्षारीय, क्षारीय मृदा। ठीक है, वर्ग 1 क्षारीय धातु, वर्ग 17 हेलोजन, वर्ग 18 अक्रिय। ठीक है, अगला मैग्नीशियम आवर्त में दूसरा वर्ग में है, कौन सा वर्ग में, दूसरा वर्ग में है। मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कौन सा वर्ग में है, दूसरा वर्ग में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में देखिए, पूरा मैं 102 प्रश्न करवाया हूँ, है। अगर बोलिएगा इसका जो जीव विज्ञान का, देखिए जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मानव शरीर के बारे में। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे 2-3 प्रश्न आएगा ही आएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न इसमें है, बताइएगा तो भैया बना दूंगा वीडियो, है ना, बहुत मस्त मस्त है, समझ में आ रहा है, बहुत मस्त मस्त है। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो वीडियो पसंद आया तो भैया आप लोग लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, आपको अच्छा लगे कि वीडियो तभी कीजिएगा सब्सक्राइब, सिर्फ दोस्तों को बता दीजिए कि भैया अच्छा से अच्छा कंटेंट से पढ़ाई यहाँ पे होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बाबू, चलिए बाय।